हाय एवरीवन, मैं अश्विन। ये वर्ड पार सीरीज का सेशन नंबर 7 है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या है आज के इस सेशन में आप सभी के लिए। जी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। यहाँ पर मेरे हर सेशन का पीडीएफ अवेलेबल है। हर सेशन का पीडीएफ अवेलेबल है जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेगमेंट है वर्ड मीनिंग्स का, देखते हैं कि उसमें कौन-कौन से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एनल। एनल एक वर्ब है। एनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड। याद रखिए कि वही वर्ड्स आपसे शेयर किए जाएँगे, वही वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएँगे जो बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एनल का मतलब होता है टू ऑफिशियली मेक समथिंग इनवैलिड, मतलब रद्द करना जिसको कहा जा सकता है, रद्द करना। सरल शब्दों में जिसे आप कैंसल करना कह सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, किसी चीज को इनवैलिड घोषित कर देना ऑफिशियली। कैसे समझेंगे इसे, ये देखिए क्या लिखा, एन यू एल। आप जानते हैं एन यू एल एल, नल मतलब जीरो। इसी से नलीफाई बनता है। चीजों को इनएक्टिव कर देना, निष्क्रिय कर देना, कैंसिल कर देना। बहुत सरल हो गया आपको याद करने में अब तो। नल का मतलब ही होता है नल। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो वहां पे एक फ्रेज है, इडियम एंड एक्सप्रेशन में एक फ्रेज है, नल एंड वॉइड, जिसका मतलब ही होता है बेकार का। कंप्यूटर में एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई गेस। तो जिसमें नल का मतलब ही होता है जीरो, है ना। तो नल का मतलब ही है जीरो। जीरो मीन्स नथिंग। जीरो मीन्स व्हाट, नथिंग। तो जब चीजों को एनल किया जाता है, किसी डील को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी के टेन्योर को, किसी ऑर्डर को, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। तो किसी चीज को रद्द कर देना ऑफिशियली। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज मैरी फेल्ट हर हस्बैंड ट्रिक्ड हर इनटू मैरिज, क्योंकि मैरी को लगा कि उसके पति ने धोखेधड़ी से उससे शादी की थी। ट्रिक somebody into doing something, उसके पति ने धोखेधड़ी से उससे शादी की थी। शी हायर्ड अ लॉयर, तो उसने एक हॉयर उसने एक लॉयर को हायर किया, और ये करने के लिए कि फिर वो उस मैरिज के बॉन्ड को एनल कर देगी, मतलब उसे कैंसिल कर देगी एक तरीके से। अब एक और एग्जांपल है, उसे भी देख लीजिए। द पार्टी एनल्ड द एक्सपल्शन ऑफ द सीनियर लीडर। एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन। द पार्टी एनल्ड द एक्सपल्शन ऑफ द सीनियर लीडर। किसी सीनियर लीडर को, किसी पार्टी के एक सीनियर लीडर को पहले हा- निष्कासित कर दिया जाता है, बाद में पार्टी उस निष्कासन को एनल कर देती है, मतलब ये बोलती है कि नहीं, निकाला अब नहीं जाएगा। एंड री इंस्टेटेड हिम। री इंस्टेट का मतलब होता है पद बहाली, मतलब जब किसी को पहले उसके पद से हटाया जाए और फिर से उसको उसी के पद पे बिठा दिया जाए, जिसे आप पुनः बहाली भी बोल सकते हैं, है ना। फिर से किसी को उसी के पद पे बिठा देना। इन हिज पोस्ट ही वुड होल्ड अर्लियर, जो उसे, जिससे वो पहले होल्ड करते थे। मतलब किसी पार्टी में कोई सीनियर लीडर किसी पद पर थे, फिर उन्हें उस उनके पद से हटा दिया जाता है, और बाद में उस एक्सपल्शन को एनल कर दिया जाता है, और फिर से उनको उन्हीं की पोस्ट पे बिठा भी दिया जाता है। अब सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? नलीफाई हो सकता है, वही वर्ड जो मैंने ऊपर बताया आपको। क्वैश, जब सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को रद्द करता है, किसी फैसले को कैंसिल करता है, तो उसे क्वैश करना कहा जाता है। डिसॉल्व करना भी होता है। असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता, मतलब विधानसभा को, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। फिर एंटोनिम्स में वैलिडेट हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, अपहोल्ड हो गया, ये वर्ड्स आ सकते हैं। तो एनल का मतलब क्या हुआ? किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी टेन्योर को, किसी बॉन्ड को कैंसिल कर देना। कैसे समझेंगे? नल से रिलेट करिए। अगला वर्ड है एग्जॉडस। एग्जॉडस एक नाउन है, इसका शाब्दिक अर्थ है पलायन। आप पलायन का मीनिंग जानते हैं, भारी संख्या में लोगों का किसी स्थान से जाना।
पलायन कोई एक व्यक्ति अगर किसी जगह को छोड़े तो ये उसे हम पलायन नहीं बोलते। जब भारी संख्या में लोग किसी जगह से भागते हैं, निकलते हैं तो ये उनका पलायन कहा जाता है। जैसे कश्मीरी पंडितों का निकलना पलायन कहा जा सकता है, रोहिंग्यास का आना ये पलायन कहा जा सकता है। भारी संख्या में जब लोग किसी जगह विशेष को छोड़ते हैं तो ये उनका एक्सोडस या पलायन कहा जाता है। देखिए मीनिंग में भी लिखा हुआ है, मास डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, मतलब किसी स्थान विशेष से भारी संख्या में लोगों का जाना। मास का मतलब ही होता है ज्यादा अथवा भीड़। एक्सोडस कैसे याद रखेंगे? शुरू में जो ई एक्स लिखा है उससे याद रखिए। ई एक्स का मतलब ही होता है बाहर, इसी से एग्जिट बनता है, इसी से एक्सपोर्ट बनता है ना? तो बाहर जाना। Because of the exodus of so many refugees from the flooded areas, मतलब कहीं पर बाढ़ आ जाती है जिसके चलते भारी संख्या में लोग उस जगह विशेष को छोड़ते हैं, वहां से जाते हैं। द टाउन्स पब्लिक शेल्टर्स वर फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग। ऐसे में क्या हुआ, जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया तो वो जिन शेल्टर्स में रुके हुए थे वहां बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, ओवरफ्लो होने लगे वो शेल्टर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, टायर्ड ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब खेती में जो समस्याएं होती थी उससे तंग आकर मेनी फैमिलीज हैव मेड एन एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटी। तमाम परिवारों ने क्या किया है, वो गांव को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर गए हैं, है ना? तमाम परिवारों ने गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन किया है। सिनोनिम्स देखिए, डिपार्चर, माइग्रेशन, जानते हैं जब आप माइग्रेट करते हैं तो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, जाने को कहते हैं माइग्रेशन। इग्रेशन भी हो सकता है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आ जाएंगे जिनका मतलब आगमन होता हो, क्योंकि एक्सोडस का मतलब जाना हुआ, तो ऑपोजिट में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब हुआ आना, आगमन। जिसे हम इनफ्लक्स बोल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इनफ्लक्स को? आई एन से याद रखिए। आई एन का मतलब ही होता है इन करना। इमिग्रेशन हो सकता है, देखिए माइग्रेशन में लोग बाहर जाएंगे, इमिग्रेशन में लोग अंदर आएंगे एक तरीके से। तो एक्सोडस का क्या मतलब हुआ? भारी संख्या में लोगों का किसी स्थान विशेष से जाना, पलायन करना। अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट ही भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरमाउंट एक वर्ब है। कैसे इसे समझेंगे? इसका मीनिंग होता है टू कॉन्कर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल। पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि जब इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए तो पता चल रहा है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। टू कॉन्कर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल मतलब किसी समस्या या किसी चुनौती को हराना। क्या मीनिंग है? किसी समस्या अथवा किसी चुनौती को हराना। तो सरमाउंट का मतलब है हराना, निजात पाना, पाना। ठीक है, किसी को अपने आगे छोटा कर देना, सरमाउंट करना। ध्यान से देखिए, माउंट का मतलब होता है माउंटेन यानी कि पहाड़। माउंट का मतलब माउंटेन, पहाड़। पहाड़ मतलब एक समस्या। और एस यू आर का मतलब होता है ज्यादा। एस यू आर एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब ही होता है ज्यादा। आप इसे रूट वर्ड के जैसे भी ले सकते हैं। इसी से सरप्लस बनता है, सरचार्ज बनता है, सरफीट बनता है, सरपास बनता है, सरमाइस बनता है। समझ रहे हैं आप? तो सर का मतलब ही होता है ज्यादा, माउंट का मतलब पहाड़, सर मतलब ज्यादा। तो जब पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप बैठ गए हैं, आपका कद पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हो गया हो, तो पहाड़ बौना हो गया। बौना पहाड़ होने का मतलब क्या है? बौनी एक समस्या हो गई। तो सरमाउंट करने का मतलब है किसी बड़ी सी समस्या को या किसी समस्या के पहाड़ को छोटा कर देना अपने आगे, मतलब उस समस्या को हरा देना। हाँ, उस पर भारी पड़ जाना। पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा। किसी भी चैलेंज को सरमाउंट करना मतलब उसे जीत लेना कहा जाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। वन ऑफ रोमा's गोल इज टू सरमाउंट हर फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब रोमा के मन में उड़ने को लेकर, हवाई यात्रा को लेकर हमेशा से डर रहा है।
तो रोमा ने एक गोल बनाया है कि वो अपने इस डर को सरमाउंट करेगी, मतलब उसे हराएगी, एक तरीके से जो फियर ऑफ फ्लाइंग है उसे सरमाउंट करेगी। सो शी कैन फाइनली गो टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो बाई प्लेन जो है ऑस्ट्रेलिया जा सके। तो उसके मन में फियर ऑफ फ्लाइंग है, हवाई यात्रा को लेकर जो डर है वो उस डर को सरमाउंट करना चाहती है, मतलब उसको हराना चाहती है। अब देखिए कितना पॉजिटिव वर्ड है, मैंने कहा ना सरमाउंट एक पॉजिटिव वर्ड है। अगला एग्जांपल भी देखिए, इवन विदाउट लेग्स, पैरों के बिना भी द डिटरमाइंड वेटरन, वो दृढ़ संकल्प योग्य व्यक्ति न्यू ही कुड सरमाउंट एनी ऑब्स्टेकल, पैरों के बिना भी उसे ये लगता था कि वो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या का डटकर मुकाबला कर सकता है और उसे हरा सकता है। अब सिनोनिम्स में वही वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता हो जीतना या हराना। तो ओवरकम करना, एक्सेल, एक्सेल इसी से बनता है एक्सेलेंट से। जब आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करते हैं तो आप बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। सरपास करना, मास्टर करना, जब आप किसी प्रोफेशन को मास्टर करते हैं तो आप उस प्रोफेशन को सीखते हैं एक तरीके से। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसका मतलब होता है घुटने टेक देना, जैसे सरेंडर हो गया, गिव अप हो गया, कैपिचुलेट हो गया, ईल्ड हो गया, है ना। सरमाउंट का मतलब क्या था, जीतना। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग होता हो घुटने टेक देना या हार मान लेना एक तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 जो वर्ड है उसे पढ़ते हैं। नंबर 4 पे वर्ड है एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट के आखिर में देखिए ENT लगा हुआ है, इसकी वजह से ये एक एडजेक्टिव है। याद रखिए जब भी कभी सफिक्स में ENT या ANT लगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाए। एम्बिवैलेंट एक एडजेक्टिव है। एम्बिवैलेंट में दो रूट वर्ड लगे हैं, एम्बी पहला रूट वर्ड लगा है एम्बी जिसका मतलब होता है टू, और दूसरा है वैल जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर जिसको कहते हैं। एम्बिवैलेंट का मतलब होता है जब आपके दिमाग में दो आइडियाज आए, दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हो, अलग अलग हो, और दोनों बराबर ताकतवर आइडियाज हो, जिसके चलते आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। जैसे आप एक चौराहे पर पहुंचते हैं और आपका एक मन कहता है कि मुझे लेफ्ट में जाना चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं मुझे राइट में जाना चाहिए। तो आपके पास दो आइडियाज आ गए, दो थॉट्स आए। अब दोनों ही थॉट्स बराबर मजबूत हैं। जब दोनों ही थॉट्स बराबर मजबूत होंगे तो ना तो आप लेफ्ट में मूव कर पाओगे ना ही राइट टर्न ले पाओगे। तो एम्बिवैलेंट का मतलब है जब मन के भीतर दो विरोधाभास विचार आ जाएं और दोनों विरोधाभास विचार एक दूसरे से मजबूत हो एक तरीके से, ताकि आप कोई डिसीजन ले ही ना पाओ कि ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। देखिए, if someone is ambivalent about something, they seem to be uncertain whether they really want it or whether they really approve of it। मतलब अगर आप एम्बिवैलेंट है किसी चीज को लेकर तो आप एक प्रकार से अनसर्टेन है इस बात को लेकर कि आपको वास्तव में ये चीज चाहिए, आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि नहीं करते। आप ये तय ही ना कर पाए कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अच्छा रहेगा कि अच्छा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, वी आर बोथ समवॉट एम्बिवैलेंट, समवॉट मतलब कुछ हद तक, एम्बिवैलेंट अबाउट हैविंग अ चाइल्ड। कोई कपल है वो ये बात बोल रहा है कि हम ये तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें अभी प्लान करना चाहिए फॉर अ चाइल्ड और नॉट। हाँ, कभी ये लगता है दैट वी शुड प्लान फॉर अ चाइल्ड राइट नाउ, या फिर कभी लगता है नहीं हमें अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो चूंकि हम इन दो आइडियाज के बीच में फंसे हुए हैं तो वी आर एम्बिवैलेंट अबाउट हैविंग अ चाइल्ड। समझ रहे हैं आप, अनसर्टेन होना, कंफ्यूज्ड होना। ये देखिए, अनसर्टेन, कॉन्फ्लिक्टिंग, वैसिलेटिंग चीजें जब हिलती डुलती हो, स्थिर ना हो पाए, अनस्टेबल हो, कॉन्ट्रोडिक्टरी, इस तरीके से। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें श्योरिटी दिख रही हो, जैसे श्योर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, कंक्लूसिव, डेफिनेट, ये सारे वर्ड्स एंटोनिम्स में आ जाएंगे। तो एम्बिवैलेंट का क्या मतलब हुआ, जब आपके मन में दो आइडियाज हैं जिसके चलते, और दोनों बराबर मजबूत आइडियाज हैं जिसके चलते यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। ये था एम्बिवैलेंट का मीनिंग। होपफुली आप सभी को सेशन जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप
प्लीज सेशन को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आपका यही सपोर्ट जो है मुझे इनकरेज करेगा। अब इस सेशन का अगला वर्ड देखते हैं विच इज डाइवेस्ट। डाइवेस्ट एक वर्ब है, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने क्या कहा? बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखिएगा सर। मेरे द्वारा पढ़ाई गई वर्ड मीनिंग जो है अक्सर आपकी उस वक्त ज्यादा मदद करेगी जब आप फिलर्स में हो या क्लोज टेस्ट में हो। मैं जो वर्ड्स आपको पढ़ाता हूँ वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, मैं इस बात का बराबर ध्यान रखता हूँ कि वो वर्ड्स आपको फिलर्स में हेल्प करें, क्लोज टेस्ट में हेल्प करें। डाइवेस्ट का मतलब होता है किसी से उसके अधिकारों को छीन लेना। समझ में आया ना? किसी से उसके अधिकारों को छीन लेना, जो पावर उस किसी व्यक्ति को दी गई हो वो पावर उस व्यक्ति से ले लेना, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, छीन लेना, एक तरीके से छीन लेना, किसी से अधिकारों को छीन लेना, जो राइट्स मिले हुए हों, सत्ता जो मिली हुई हो, उन उस सत्ता को, उस अधिकार को या अधिकारों को छीन लेना। कैसे याद रखेंगे? आप सीधे नीचे आइए, इन्वेस्ट से रिलेट करिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, डालते हैं, देते हैं एक तरीके से। तो जब आप डाइवेस्ट करेंगे तो निकाल लेंगे एक तरीके से। दिमाग खर्च करिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी बिजनेस में पैसा डालते हैं, लगाते हैं, देते हैं। तो जब आप डाइवेस्ट करेंगे तो निकाल लेंगे, छीन लेंगे, ले लेंगे। यहां बस इतना याद रखना है कि पैसा नहीं होगा, राइट्स होंगे, पावर होगी, एंटाइटलमेंट्स होंगे। ये देखिए, डिप्रीव और डिसपॉसेस somebody स्पेशली ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को किसी प्रॉपर्टी से निकाल देना। अथॉरिटी, ध्यान रहे, टाइटल, खास तौर पे अथॉरिटी छीन लेने के लिए डाइवेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी से, किसी का कद छोटा कर देना, किसी को जैसे होता है ना टूथलेस हो जाना, तो अधिकार छीन लेना जिसको कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, ये अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया है जिसमें उन्होंने एलजी को ज्यादा पावर दे दी है, तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस है। देखिए, द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द लेजिस्लेचर, कानून में जो अभी अभी बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, लेटेस्ट मतलब अभी अभी, तो अभी अभी हाल फिलहाल में जो कानून में बदलाव किया गया, लेजिस्लेचर का मतलब ही होता है कानून, shall allegedly divest the elected government of most of its executive powers, I'm sorry। तो ये कहा जा रहा है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि अभी अभी कानून में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि इससे क्या होगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, इससे तमाम इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो छीन लिए जाएंगे, डाइवेस्ट कर लिए जाएंगे। एक जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि डाइवेस्ट जब किया जाता है तो जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो क्या है? ऑफ है। याद रखिएगा कि डाइवेस्ट के साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना है, हमें आपको ऑफ को यूज करना, जबकि आपका मन करेगा फ्रॉम लगाने का। क्यों? किसी से उसके अधिकारों को छीन लेना, किसी से छीन लेना, समझ रहे हैं? डाइवेस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रमोट्स ऑफ, समझ रहे हैं? लेकिन फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ये याद कर लीजिए आप, डाइवेस्ट वर्ड की ये एक बड़ी खूबी है कि प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं लगाते बल्कि ऑफ लगाते हैं। सिनोनिम्स में डिप्रीव हो सकता है, स्नेच हो सकता है, क्या वो चेन स्नेचर्स होते हैं, खींचने वाले। डिस्पॉसेस का मतलब है किसी को उसके घर से ही निकाल देना, डिसरोब, आउस, निकाल देना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब देना हुआ, जैसे इन्वेस्ट हो गया, बेस्टो हो गया, एंटाइटल हो गया, कन्फर हो गया, ऑथोराइज कर दिया गया किसी को, तो किसी को कोई अधिकार दे दिया गया, ऑथोराइज कर दिया गया। डाइवेस्ट का मतलब है किसी से उसके अधिकारों को छीन लेना। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं जिन वर्ड्स को चूज कर रहा हूँ हर सेशन में, उनका क्या स्टैंडर्ड है, उनसे आपको कितनी हेल्प मिल रही है, मुझे जरूर बताएं, ठीक है? हाँ, सेशंस को लेकर जेन्युइन आंसर करें, जेन्युइन कमेंट्स दें। आपको एवरेज लग रहा है तो एवरेज बताएं, बिलो एवरेज लग रहा है तो बिलो एवरेज ही बोलें, पुअर लग रहा है तो पुअर ही बोलें, बहुत अच्छा लग रहा हो तो वो भी बताएं।
ठीक है, मुझे ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि मैं वास्तव में स्टैंडर्ड, जेन्युइन, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को या नहीं। सेकंड सेगमेंट है आज के सेशन का इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसे पढ़ते हैं। पहला इडियम है, पहली फ्रेज है रेक या फिर हॉल somebody ओवर कोल्स। आप इसे रेक somebody ओवर कोल्स बोल सकते हैं, हॉल somebody ओवर कोल्स। रेक या हॉल का मतलब होता है खींचना, एक तरीके से रगड़ना जिसको कह सकते हैं। कोल्स आग को बोलेंगे, कोयले से आग जलती है तो जैसे एक आग लगी हुई है, समझ रहे, कहीं पर ये गर्म है, आग है, तो किसी को उसी आग से खींचते हुए बाहर लेकर आना या उसी आग पर किसी को खींचना जिसको कहा जा सकता है। तो ये क्या है सर? क्या है इसका मतलब? किसी के प्रति किसी को सजा देना इसका मीनिंग हो सकता है, या बहुत ही जघन्यता के साथ पेश आना, बहुत ही नृशंस होकर के किसी को कोई सजा देना। सजा देने का भी एक तरीका होता है ना सर, लेकिन यहाँ अमानवीय तरीके से किसी को दंड देना है ना। हाँ, इसमें जो तरीका होगा वो अमानवीय होगा। माफ करिए, अमानवीय मतलब किसी से बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही रूडली पेश आना, बहुत ही ब्रूटल होकर के पेश आना, अमानवीय तरीके का इस्तेमाल करना, किसी को दंडित करना, सजा देना, लेकिन अमानवीय तरीके से। वैसे तो इसका वास्तविक मीनिंग है किसी को आग से बोलना कि वो गुजरे, या किसी को आग से निकालना, मतलब होते हुए, जिससे पता चल जाए कि वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या नहीं है। जैसे वो अग्नि परीक्षा नहीं होता, हाँ, जिसमें अग्नि परीक्षा में जैसे सीता जी को डाला गया, बोला गया कि वो अग्नि से होकर निकले। अगर वो अग्नि से होकर निकल आती हैं तो इसका मतलब है कि वो पाक हैं, शुद्ध हैं, सही हैं। अगर वो उसी में भस्म हो जाती हैं तो इसका मतलब है उनमें खोट था, द्वेष था, कमी थी। तो रेक somebody ओवर कोल्स का वास्तविक मीनिंग यही है, किसी की अग्नि परीक्षा लेना, किसी से बोलना कि वो आग से होकर आए, ताकि पता चले कि वो वास्तव में गलत है या गलत नहीं है। तो ये तो इसका वास्तविक मीनिंग हो गया, लेकिन इसका फिलहाल प्रयोग किया जाता है किसी को दंड देना, वो भी बेतुका दंड देना जिसको कहा जा सकता है। मीनिंग टू पनिश somebody फॉर अ मिस्टेक दे सपोजिटली डिड, किसी को सजा देना उस गलती के लिए जो संभवतः उन्होंने की हो सकता है ना ही की हो। My classmate Lily forgot doing her maths homework as she had a function to attend in her family. मेरी क्लासमेट लिली भूल जाती है अपने मैथ्स के होमवर्क को करना। क्यों? क्योंकि उसके घर में फंक्शन होना होता है। द टीचर लिटरली रेग्ड हर ओवर द कोल्स फॉर दैट। लेकिन इतनी सी बात के लिए कि चूंकि फंक्शन था इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाती, लेकिन टीचर इतनी सी बात पर उसको बहुत ज्यादा डांटता है, बहुत ज्यादा दंडित करता है, सजा देता है। समझ रहे? बहुत ज्यादा सजा देता है। The terrorists should be hauled over the coals as hard as they could be. टेररिस्ट को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए फॉर किलिंग इनोसेंट पीपल। समझ रहे हैं ना? हाँ, आतंकियों को, बेगुनाह लोगों को मारने के लिए जितनी ज्यादा या जितनी सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है वो जरूर दी जानी चाहिए। अब नंबर 2 देखिए, एट या फिर इन वन फेल स्वूप। ध्यान से देखिए, ये एक बाज आपको दिख रहा है और ये उसके पंजों में एक तरीके से मछली है। अब आप दिमाग दौड़ाइए कि बाज ऊपर आसमान में सैर कर रहा है, उड़ रहा है, नीचे तालाब में, नदी में मछली है, वो उस पे नजर गड़ाए हुए है, फिर वो कैसे उसका शिकार करता है? वह एक बार में पूरी प्लानिंग के साथ बड़ी तेजी से नीचे आता, बहुत तेज रफ्तार में नीचे आता है और एक गोता लगाता है और मछली को पकड़ के बाहर आ जाता है। तो एक ही बार में जब किसी काम को किया जाए तो उसी को कहा जाता है इन वन फेल स्वूप। एक ही वार में। स्वूप का मतलब ही होता है सर अटेम्प्ट, जिसको कह सकते हैं, है ना? अटेम्प्ट, प्रयास। एक ही वार में या एक ही प्रयास में, एक ही बारी में, एक ही अटेम्प्ट में। फेल भी देखिए, फॉल, फेल, नीचे आना,
तो जब बाज एक ही बार में नीचे आ करके मछली को पकड़ता है तो इसी को कहते हैं इन वन फेल swoop, ऑल एट वंस विद अ सिंगल डिसाइसिव डिसीजन। एक ही फैसले में से, एक ही प्रयास में जब किसी काम को किया जाए, है ना, तो उसी को कहते हैं इन वन फेल swoop। जैसे एक ही बार में गवर्नमेंट ने बहुत पहले जो है डीमोनेटाइज करने का डिसीजन ले लिया था, एक ही बार में गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो है पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये सारे डिसीजन जो एक ही बार में लिए गए, एकदम से लिए गए, तो इनको कहा जाता है द डिसीजन टू लॉक डाउन द एंटायर कंट्री वाज डन, वाज मेड, वाज टेकन इन वन फेल swoop, एक तरीके से, है ना। So all at once with a single decisive decision. एग्जाम्पल देखिए, when the economy crashed, जब इकोनॉमी जर्जर हो गई, है ना, मतलब बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक विकास धीमा पड़ गया, रुक सा गया, thousands lost their jobs, their homes, their pensions at one fell swoop। इसके चलते एक ही झटके में, एक ही बार में हजारों लोगों की नौकरियां, उनके घर, उनकी पेंशन सब छिन गई सर, एक ही झटके में। समझ रहे हैं ना, एक ही झटके में हजारों लोगों की नौकरियां झटके में, उनकी पेंशन्स सब छूट गई, सब चली गई। नंबर 3, अ फ्लैश इन द पैन। पैन किसी बर्तन को बोलते हैं, फ्लैश चमक को बोलते हैं, है ना। मतलब किसी बर्तन में एकदम से एक चमक आई, तो वो चमक क्या हमेशा रहेगी? नहीं, वो तो एक किसी कारण से एकदम से चमक दिखी, फिर अगले पल नहीं रहेगी। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है शॉर्ट सक्सेस, मतलब एक सफलता जो टिकाऊ ना हो, एक सफलता जो एकदम से मिली है, जो धीरे धीरे नहीं आई है, एकदम से मिली है, और इस जिसके चलते वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसे होता नहीं, कोई वीडियो वायरल हो जाए तो फ्लैश इन द पैन है, अब वो वायरल हो गया, सक्सेस मिल गई, हाँ, लेकिन आगे के वीडियोस वायरल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो फ्लैश इन द पैन इसको कहते हैं, एक सफलता जो एकदम से मिली हो, जिसके चलते वो लंबे समय तक टिकेगी भी नहीं। Someone or something whose success, popularity or existence is शॉर्ट लिव्ड, जो चीज टिकाऊ ना हो, दीर्घकालिक ना हो, जो कुछ भी शॉर्ट लिव्ड हो, एक सफलता जो लंबे समय तक ना रहे साथ में। विद ओनली वन हिट सॉन्ग, इट वाज ऑब्वियस दैट द यंग पॉप स्टार वाज गोइंग टू बी जस्ट अनदर फ्लैश इन द पैन। एक हिट सॉन्ग के चलते, एक ही हिट सॉन्ग दिया था, इससे क्लियर हो रहा था ये जो पॉप स्टार है ये एक फ्लैश इन द पैन ही बनेगा। भाई जब और सॉन्ग्स हिट नहीं है, तो सिर्फ एक हिट सॉन्ग के चलते कैसे कहा जाता है, कि कहा जा सकता है कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर है, सक्सेसफुल पॉप स्टार है? नहीं कहा जा सकता ना, फ्लैश इन द पैन ही तो हो सकता है। फिर अगला वर्ड आता है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब ही होता है अपशब्द। बैंडी वर्ड्स अगर आप गूगल करें तो बैंडी वर्ड्स का मतलब ही होता है गाली गलौज, तू मैं, ऐसे शब्द जिन्हें अच्छा ना कहा जाए, जिन्हें सभ्य ना कहा जाए, उन्हें बैंडी वर्ड्स बोला जाता है। पिक्चर से भी आप समझ रहे होंगे, आर्ग्यू करना, अब्यूज करना एक तरीके से। लेट्स नॉट बैंडी वर्ड्स, दिस क्राइम वाज कमिटेड बाय टेररिस्ट, मर्डरर्स, cowards who use a particular fate to hide behind। मतलब कोई कह रहा है कि मतलब इस इन बातों को लेकर के बहस नहीं करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करते हैं, छीटाकशी नहीं कसते हैं, क्योंकि ये जो क्राइम किया गया है ये किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के लोगों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इस क्राइम को किया गया आतंकियों के द्वारा, मर्डरर्स के द्वारा, कायरों के द्वारा, जो किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं या एक धर्म विशेष का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को लेकर के हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये अपराध किया वो किसी धर्म विशेष के नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से इनह्यूमन पीपल हैं, टेररिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, जिनका कोई रिलीजन या जिनका कोई धर्म नहीं होता। फिर लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, बेड प्रेशर। बेड, बिस्तर, प्रेशर, ये देखिए आप इमेज से देखिए, एक व्यक्ति जो दिन भर बिस्तर पे ही पड़ा रहता हो, मतलब एक आलसी व्यक्ति। दिन भर बिस्तर पे कौन पड़ा रहेगा? या तो वो बीमार हो या तो फिर वो एक प्रकार से आलसी हो। एक व्यक्ति जिसे बिस्तर बहुत ज्यादा पसंद है, एक व्यक्ति जिसे बेड बहुत पसंद हो। बेड प्रेशर, प्रेस करना, जब आप
बिस्तर पे लेटते हैं तो एक तरीके से आप उसे प्रेस भी तो करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर जिसे बेड ही हमेशा अच्छा लगता हो, जिसे आराम ही हमेशा अच्छा लगता हो, तो जो लेज़ी हो, जो आलसी हो, a lazy fellow who loves his bed a lot. I hear King Henry was quite a bed presser. समझ रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलसी स्वभाव का हो, दिन भर लेटा ही रहता हो, सोता ही रहता हो। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आपको ये सीरीज़ मीनिंगफुल, यूज़फुल लग रही होगी। कैसा लग रहा है मेरा हर एक सेशन, मुझे ज़रूर बताएँ। आज के सेशन को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।